Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and welcome in class of bio second year. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट जो मैकेनिज्म थे, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़े थे और लिविंग कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने फीडबैक मैकेनिज्म को डिफाइन किया था। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म में हमने देखा था कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी में जो चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करता है और उसके बाद जो सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल सेंटर को सेंड करता है और सिग्नल सेंड करता है कंट्रोल सेंटर, एक्शन फिर परफॉर्म करता है वो कौन? अफेक्टर्स। कि जो कंट्रोल सेंटर के पास सिग्नल आए हैं, कंट्रोल सेंटर उन सिग्नल्स को देखता है, फिर उस सिग्नल्स के लिहाज से फिर अपना एक्शन जो सा है वो किसको देता है? अफेक्टर्स को। फिर अफेक्टर क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करता है। फैक्टर मतलब जो चेंज आया था, जो चेंज इन्वायरमेंट में आया था या हमारी बॉडी में आया था, उस चेंज को बरकरार रखना है या उसको खत्म करना है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स होगा फैक्टर्स का वो शो करवाया जाता है कि चीज़ों को कंट्रोल करवाने के लिए अगर हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं तो उसको ज़्यादा करवाना है, और अगर हमारे लिए वो बुरी हैं, जो चेंज आ रहा है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए बुरा है, तो क्या किया जाता है? उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो जो सिस्टम या मैकेनिज्म इन चेंजेस को कंट्रोल कर रहा है वो कौन करवा रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए करवाया जाता है। बेसिकली होम्योस्टेसिस करवाता है और होम्योस्टेसिस को कौन कंट्रोल करता है? फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने कल डिस्कस की थी 2 टाइप्स होती हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। फर्स्ट थी फीडबैक मैकेनिज्म की जो टाइप पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक नाम से स्टूडेंट आपको जाहिर होता है कि पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होगा। एग्जाम्पल जनरल सी है, आम सी, जैसे आप लोग अपनी क्लासेस में भी ऑब्जर्व करते हो कि अगर एक बच्चा जो पहले अपने स्टडी में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है, वीक था, लेकिन कुछ दिनों से वो अच्छा काम करके आ रहा है, तो क्या और उसमें चेंज आया है? तो स्टूडेंट जो टीचर है उसको क्या करता है? अप्रिशिएट करता है, ठीक है, उसको इनाम कोई देगा, प्राइज देगा कि क्या क्यों ये प्राइज दे रहे हैं उसको कि ये जो बच्चे की परफॉर्मेंस है ये ऐसी ही रहे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट में चेंज आया है उस चेंज को बरकरार रखने के लिए जो रिस्पॉन्स शो करवाए जाते हैं दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। कि किसी पॉजिटिव चीज को इनहेंस करने के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक का। यहाँ पे देखिए टीचर जो है इफेक्टर्स है और टीचर ने जो प्राइज दिया वो उसका रिस्पॉन्स है। किसकी वजह से? चेंज। वो चेंज किस में आया था? स्टूडेंट में। ठीक है, तो कहते हैं जो अफेक्टर का रिस्पॉन्स जो होता है, जो उसने एक्शन शो किया है, अगर वो चेंज इन डायरेक्शन की तरफ है तो उस चेंज को फिर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का नाम देते हैं। उसको रिस्पॉन्स को हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का नाम देते हैं कि अफेक्टर्स का जो रिस्पॉन्स है वो किसकी तरफ है? चेंज की तरफ है। उस चेंज को मजीद ज्यादा करने के लिए जो फर्दर जो उन्होंने रिस्पॉन्स शो किए हैं दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। एग्जाम्पल देखें जरा, कल भी बात की थी एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। अगर हम लोग बात करें कि ब्लड वेसल्स आप लोगों ने देखी हुई हैं, खून की नालियां, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करने लगी हूँ। ब्लड वेसल है ये एक, इसके अंदर ब्लड पाया जाता है। तो ब्लड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है 3 डिफरेंट टाइप के जो है सेल होते हैं। रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल का आपको फंक्शन पता है, व्हाइट का पता है। रेड क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्यून सिस्टम बना रहे होते हैं। और जो थर्ड टाइप है ब्लड की, प्लेटलेट्स, वो क्या करते हैं? यही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है हमारी ब्लड वेसल ड्यू टू सम रीजन डैमेज हो गई है, टूट गई है किसी वजह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें तो सॉरी, किसी वजह से वो डैमेज हो गई है, यहाँ से टूट गई है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये टूट गई है। अब क्या होगा? जो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड था वो सारा का सारा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाएगा।
जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। अब क्या होगा, इस जहां से ब्लड वेसल रैप्चर की गई है, टूटी है जहां से, यहाँ से कुछ सिग्नल्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल्स निकलते हैं वो प्लेटलेट्स सेल को जाके एक्टिव करते हैं। इन्होंने प्लेटलेट्स को ही क्यों एक्टिव किया है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो से हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देते हैं, खून को जमाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे ब्लड वेसल टूट गई है तो जो 2-3 एक्टिव हुए हैं प्लेटलेट सेल, वो यहाँ पे आके ब्लड क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं, उसको सील करने की कोशिश करते हैं, उस चीज को बंद करने की कोशिश करते हैं। जब क्लॉट बनेगा तो आप लोगों ने देखा था कि कट लगे तो वहां पे खून जम जाता है, फिर बाद में खून ऑटोमेटिकली जो निकल रहा था वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह प्लेटलेट सेल जो से यहाँ पे ब्लड क्लॉट बनाते हैं, इस जगह को सील करने की कोशिश करते हैं। चूंकि अभी थोड़े से ही प्लेटलेट एक्टिव हुए थे, ठीक है, चेंज आया प्लेटलेट्स में, वो एक्टिव हो गए हैं। अब इन प्लेटलेट्स को देखा देखी जो बाकी प्लेटलेट्स हैं वो भी क्या करेंगे, एक्टिव होते जाएंगे। चेंज जो आया उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा जो प्लेटलेट्स आएंगे तो वो इसको ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसानी के साथ इस चीज को कवर अप कर देंगे, इसको सील कर देंगे, बंद कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो एक प्लेटलेट में चेंज आया, उसको देखा देखी बाकी प्लेटलेट्स में भी चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, इट इज अ पॉजिटिव फीडबैक कि रिस्पॉन्स जो बाकी प्लेटलेट्स का है वो किसकी तरफ है, टुवर्ड द फर्स्ट जो पहले एक्टिव हुए थे। तो वो क्यों, चेंजेस जो है वो हमारे लिए अच्छी थी, और उन चेंजेस को प्रमोट करने के लिए जो अफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का नाम देते हैं। क्लियर, पॉजिटिव मतलब जो चेंज है उसको ज्यादा करना है, इनहेंस करने के लिए। दूसरी एग्जांपल देखें, ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल के ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, चेंज आया है, पहले नॉर्मल था, ये देखिए इधर पहले नॉर्मल था, डायग्राम की तरफ देखें, ये चेंज जो सा ग्लूकोज का लेवल था बॉडी के अंदर वो नॉर्मल था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन क्या हुआ है, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज कर गया है। अब क्या किया जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पैंक्रियास, उसके अंदर सेल पाए जाते हैं जो क्या सिक्रीट करते हैं, एक स्पेशल टाइप का हार्मोन दैट इज कॉल्ड द ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या है, एक हार्मोन है दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द पैंक्रियास, पैंक्रियास से वो सिक्रीट किया जाता है। तो जो ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हुई है, इसने सिग्नल दिए हैं पैंक्रियास को, पैंक्रियास ने क्या किया है, हार्मोन सिक्रीट किया है ग्लूकागोन। वो हार्मोन क्या करेगा, जाके लीवर सेल को एक्टिव करेगा और साथ साथ मसल सेल को जाके एक्टिव करता है। अब इसने लीवर और मसल को क्यों एक्टिव किया है, आपने पढ़ा हुआ है जो हमारी स्टोर ग्लूकोज होती है जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, वो मोस्टली हमारे लीवर में और हमारे मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। स्टोर फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज दैट इज द ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द मसल्स और लीवर। ठीक है, उनके अंदर पाई जाती है। अब इसलिए फिर ग्लूकागोन जो है वो लीवर की तरफ जाएगा और मसल की तरफ जाएगा। एक्चुअली ग्लूकागोन करता क्या है, इट कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जो स्टोर ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज की फॉर्म है जो, उसको दोबारा से ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है, तो जो स्टोर ग्लाइकोजन थी वो क्या होगी, अब ग्लूकोज में चेंज होगी है। ठीक है, तो इस तरह क्या किया जाता है, दोबारा से बॉडी का नॉर्मल जो फंक्शन है वो मेंटेन किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट, किस तरह किया है, इन्होंने ग्लूकोगोन को सिक्रीट किया है, उसने जाके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज किया है। अब ग्लूकोज ब्लड के अंदर आना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड के अंदर ज्यादा होना शुरू हो गया है। जब वो ग्लूकोज एक नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाता है तब तक ग्लूकागोन को सिक्रीट किया जाता है। जब हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है फिर ये जो सा ग्लाइकोजन वो स्टॉप हो जाता है। लेकिन चूंकि जब तक नॉर्मल नहीं हो रहा लेवल ग्लूकोज का तब तक ग्लाइकोजन को सिक्रीट किया ही जा रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर स्टूडेंट, कि जब तक ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर मेंटेन नहीं हो जाता तब तक ग्लूकागोन को क्या किया जाता है, सिक्रीट किया ही जाता है।
पहले थोड़ी अमाउंट में फिर थोड़ा सा ज्यादा, इस तरह सेक्रीट करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जो ग्लूकागोन जो स्टार्ट हुआ था सेक्रीट होना, ये चेंज आया था, ठीक है, इस चेंज को मजीद ज्यादा किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये जो भी चेंज आया है वो एक नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह कहते हैं, इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है चेंज की तरफ, उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का नाम देते हैं। इसी तरह जैसे आप लोगों की सोसाइटी में है, अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है, उसको सभी जो इर्द गिर्द के लोग हैं प्रमोट करते हैं कि वाकई तुमने अच्छा काम किया, तुम ये मजीद करो, तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है ना। तो पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स आता है बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक के बाद जो नेक्स्ट जोन सी इसकी टाइप है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो है वो बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक के बिल्कुल ऑपोजिट है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या था, चीजें जो सी हैं चेंज की तरफ ज्यादा उसको इनहेंस किया जाता है, जबकि नेगेटिव फीडबैक के अंदर देखें तो जो चेंज आया है वो मे भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस चेंज को खत्म करना होता है। नेगेटिव का मतलब सेंस आपके माइंड में कुछ ना कुछ इसका आ ही रहा होगा कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको खत्म करना, रोक देना, ठीक है, इसको नेगेटिव फीडबैक का नाम देते हैं। ये देखिए डेफिनेशन इसकी, इन वर्ड्स कहते हैं ओपोजिट, ओपोजिट अफेक्टर्स रिस्पॉन्स, जो अफेक्टर्स का रिस्पॉन्स है वो ओपोजिट होता है, किसके हिसाब से, चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है और वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो अफेक्टर्स जो है हमारी बॉडी के, वो उस चेंज के ओपोजिट जो सा है रिस्पॉन्स शो करेंगे, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। जैसे यहाँ पे देखें, वैसे जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया टीचर स्टूडेंट की, अगर एक बच्चा था जो स्टार्टिंग पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, बहुत अच्छे तरीके से वो स्टडी करके आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो से स्लो होती जा रही है, ठीक है, उसमें चेंज आया। अब टीचर क्या करेगा, उस बच्चे को थोड़ा सा डांटेगा, उसको समझाएगा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जो एक्टिविटीज है उनको छोड़ो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मतलब जो टीचर का रिस्पॉन्स था वो नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें जो चेंज आया वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो क्या किया जाता है, उस चीज को रोकने के लिए, मतलब जो चेंज आया है उसके ऑपोजिट कोई भी रिस्पॉन्स जो अफेक्टर्स शो करते हैं, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। इधर देखिए इस एग्जांपल में डायग्राम की तरफ, हमने कहा था नॉर्मल लेवल तक जो सा है ग्लूकोज बॉडी के अंदर इंक्रीज होता रहता है, लेकिन अगर उसका नॉर्मल लेवल मेंटेन हो गया है कि वो मैक्सिमम अमाउंट तक जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड थी ग्लूकोज की, उतनी हमारी बॉडी के अंदर आ गई है, उसके बावजूद हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को क्या किया जा रहा है, रिलीज करवाया जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, तो जिसको आप लोग फिर नाम देते हो डायबिटीज भी हो जाती है। तो अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होता जाएगा तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। फिर क्या किया जाता है, इस ग्लूकोज के लेवल को दोबारा से मैक्सिमम जो रेंज थी उसके अंदर लाना शुरू कर देते हैं, जो ज्यादा हुआ तो उसको कम करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो दैट इज द ऑपोजिट नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको कम करने की कोशिश करेगी, तो ये नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव फीडबैक है। इसी तरह थर्मोरेगुलेशन की बात करें कि अगर आपकी बॉडी के जो बाहर टेम्परेचर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट है, टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर भी हीट ट्रांसफर होती जाती है और इस तरह आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम रेंज से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, थर्मोरेगुलेशन मतलब अगर मैक्सिमम लेवल से भी ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो क्या होगा, हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को दोबारा से वापस लेके आएगी अपनी नॉर्मल रेंज तक। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, इनका टेम्परेचर जो सा था इस लेवल पे आके इस रेंज में आके मेंटेन हो रहा था, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगी, बॉडी के जो इफेक्टर्स है इसके ऑपोजिट वर्क करेंगी, ठीक है, ऑपोजिट काम करेंगी, मतलब कि उसको कम करने की कोशिश करेंगे उस टेम्परेचर को। क्लियर? तो जो चेंज आया है उसके ऑपोजिट काम हो रहा है, सो इट इज अ नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह ओस्मोरेगुलेशन की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी, अगर बाहर बहुत ज्यादा वाटर है
तो बॉडी के अंदर भी वाटर एंटर होना शुरू हो जाता है, तो पानी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक खास लिमिट के बाद भी अगर पानी बॉडी के अंदर आता जा रहा है तो उसकी वजह से हमारे सेल ब्रस्ट कर सकते, फट सकते हैं, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करवाना शुरू करती है, बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये चेंज आया ना, चेंज क्या था, बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा हो रहा था, अब बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो चेंज को खत्म करना है, तो दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। उसको खत्म करने के लिए जो इफेक्टर्स रिस्पॉन्स शो करते हैं उसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक का नाम देते हैं, ऑपोजिट वर्क हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के कुछ जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट देखें तो ओस्मो रेगुलेशन, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो ओस्मो रेगुलेशन है। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट? ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो वर्ड मतलब वाटर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन करना, वाटर और साल्ट को मेंटेन करना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। कि विद इन स्पेसिफिक रेंज, हमने पहले बात की है बॉडी के अंदर हर चीज फिक्स नहीं होती, उनकी रेंजेस बनाई गई हैं कि यहाँ से इसकी ये मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल है, इनके दरमियान अगर चीजें रहें तो बॉडी को नुकसान नहीं होता। अगर इनसे ज्यादा या कम हो जाए रेंज से तो क्या होता है, बॉडी को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। तो इसी तरह वाटर और साल्ट को मेंटेन करना एक स्पेसिफिक रेंज में, उसको हम लोग ओस्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। कहते हैं वाटर का रिलेशन उसके सेल के साथ कैसा है, कि वाटर का रिलेशन सेल के साथ देखेंगे तो वो क्या होता है, ठीक है। वाटर इज सॉल्वेंट, आपने पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनमें, कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट मतलब सेल के जो डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारे के सारे किस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर फिर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ज्यादा क्वांटिटी होती है वाटर की एज कंपेयर टू देयर सॉल्वेंट और स्ल्यूट, ठीक है, स्ल्यूट्स की निस्बत। तो कहते हैं सेल के अंदर जो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, सो वाटर इज अ सॉल्वेंट ऑफ स्ल्यूट्स, स्ल्यूट मतलब साल्ट्स। तो हर सेल क्या करता है, अपने स्ल्यूट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है, किसको देखते हुए, अपने स्ल्यूट्स को, स्ल्यूट मतलब उसके अंदर साल्ट कितने हैं उसको देखते हुए वाटर की कंसंट्रेशन को अपने अंदर मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो यही बात यहाँ पे की गई, ईच सेल अडॉप्टेड टू डिफाइंड क्वालिटी, कि हर सेल जो सा है अपने अंदर वाटर की एक डिफाइंड मतलब स्पेसिफिक क्वालिटी रखता है, क्वांटिटी रखता है। अब वाटर इन रिलेशन टू साल्ट, किसको देखते हुए, साल्ट को देखते हुए, जितना साल्ट है उस लिहाज से फिर वो अपने बॉडी, अपने सेल के अंदर वाटर को मेंटेन करता है। क्यों, टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, कि अगर ये दोनों चीजें साल्ट के लिहाज से वाटर उसके अंदर होगा तो सेल जो है प्रॉपरली नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए या वाटर की कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाए तो सेल जो है वो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं करता। तो यही बात की गई है कि साल्ट की कंसंट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए सेल जो है अपने वाटर की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन को सेल के अंदर मेंटेन करता है। क्लियर? अब देखिए, कहते हैं सेल के बाहर वाला, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर सेल, सेल के बाहर वाला जो इन्वायरमेंट होता है वो कितनी टाइप्स का हो सकता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि सेल लेवल पे भी होमियोस्टेसिस होता है। सेल के अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है इंट्रा का हमने नाम दिया था, इंट्रासेलुलर का नाम दिया था, और सेल से बाहर वाला जो इन्वायरमेंट था उसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का नाम दिया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की, कि सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है। हाइपरटोनिक क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। और थर्ड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तीन बेसिक टाइप हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये स्टूडेंट आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी थोड़ा बहुत देखते हैं। सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में कैसे की जाती है। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट किसे कहते हैं,
हाइपर का मतलब हाई या ज्यादा। कहते हैं जब अगर साल्ट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, और इसकी साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, और साल्ट अंदर भी है लेकिन यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। साल्ट अंदर भी है लेकिन यहाँ पे क्या है, वो कम है। देखिए, तो हम लोग अभी साल्ट की बात कर रहे हैं कि बाहर साल्ट ज्यादा है, अंदर साल्ट सेल के कम है। तो क्या होगा, साल्ट के साथ साथ अगर साल्ट ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे पानी कम है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कम होगा क्योंकि साल्ट ज्यादा है। और यहाँ पे चूंकि साल्ट कम है तो यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट ज्यादा है, वाटर कम है, जबकि सेल के अंदर देखें तो साल्ट कम है, वाटर ज्यादा है। क्लियर? मतलब सेल से बाहर का इन्वायरमेंट भी कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, जहां पे ज्यादा फ्लूइड की कंसंट्रेशन होती है उसको हम लोग कंसंट्रेटेड का नाम देते हैं। तो चूंकि साल्ट ज्यादा है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, ये कंसंट्रेटेड, जबकि इंटरनल सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट क्या होगा, फिर डाइल्यूटेड, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है। फिर क्या होता है, देखिए नेक्स्ट के मोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मोर। फिर हम लोग हाइपरटोनिक को डिफाइन कैसे करेंगे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है उस टाइम हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को किसका नाम देते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, कि अगर सेल को देखा जाए तो वो तो अपने नॉर्मल उसके अंदर चीजें हैं, लेकिन जो बाहरी इन्वायरमेंट में साल्ट ज्यादा हो जाए और वाटर कम हो जाए तो उस तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। स्टूडेंट, फिर अगर साल्ट बाहर ज्यादा पानी बाहर कम है तो क्या होगा, फिर एज अ रिजल्ट वाटर जो से है मूव्स करेगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड। यहाँ पे पानी ज्यादा था, यहाँ पे पानी कम है, अब यहाँ पे होगा प्रोसेस डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, चीजों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो हम लोग साल्ट को छोड़ के हम लोग वाटर की बात कर लेते हैं कि वाटर सेल के अंदर ज्यादा था, अब वाटर यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर ये सेल था, अब सेल के अंदर पानी ज्यादा था और साल्ट बाहर, वाटर बाहर कम था, अब यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर बाहर निकल रहा है, अब क्या होगा, वाटर बाहर निकल और साल्ट अंदर आते जाएंगे। क्लियर, साल्ट अंदर आते जाएंगे, क्यों, साल्ट हाई कंसंट्रेशन थी बाहर और अंदर कम थे, अब साल्ट अंदर आएंगे और वाटर बाहर जाएगा, अपनी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करी। अब चूंकि पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, पानी यहाँ से वाटर जो है रिलीज आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो जब पानी एक लिमिट से भी ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा, सेल जोन से हैं श्रिंक कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सेल ने श्रिंक कर गया है, कि वो उसकी शेप जोन से चेंज हो गई। जब कोई भी चीज श्रिंक करती है तो वो सिकुड़ जाती है ना, तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेल था, अब यहाँ पे बताया कि जब इसके अंदर से पानी निकल गया है, साल्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो क्या हो गया है, ये सारा का सारा सेल श्रिंक कर गया है, सिकुड़ गया है। यहाँ देखें, यहाँ पे भी दिखाया गया है वाटर जो है बाहर रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से श्रिंकेज हो रही है। क्लियर स्टूडेंट, हमने बात की हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कौन सा होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा होती है और पानी कम होता है। जब हम लोग एक नॉर्मल सेल को इस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, साल्ट जोन से बाहर से अंदर आना शुरू हो जाएंगे और जो सेल है वो यहाँ सेल के जो अंदर वाटर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर एक लिमिट तक बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से भी ज्यादा वाटर पानी जो सा वाटर है वो सेल से निकल गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी इसके अंदर से बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, मूव आउट हो रहा है। क्लियर, तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में मोस्टली अगर सेल अपने ओस्मो रेगुलेशन नहीं करवा रहे तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर सेल का होम्योस्टेसिस सही तरीके से काम कर रहा है तो सेल श्रिंक नहीं करेंगे। अगर इसका होम्योस्टेसिस जोन सा है या इसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने
ओस्मो रेगुलेशन करवा सके, तो फिर क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये था हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो मीन्स लो। हाइपरटोनिक जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट, ये बिल्कुल ऑपोजिट है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से। हाइपो मीन लो, स्मॉल। किसकी बात हो रही है, वहां पे कौन सी चीज ज्यादा थी बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, जो साल्ट की कंसंट्रेशन थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि बाहर जो है साल्ट कम होगा और सेल के अंदर वो साल्ट ज्यादा होगा। तो उसी को डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे देखें, कहते हैं सेल को हम लोग हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कब कहते हैं, सेल का जो इन्वायरमेंट है बाहर का, उसको हाइपोटोनिक कब कहते हैं, जब देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इनसाइड द सेल। पहले हमने कहा था हाई कंसंट्रेशन, जब हमने कहा था जो हाइपर के अंदर था हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, वो आउटसाइड द सेल था, सेल से बाहर वो कंसंट्रेशन साल्ट की ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है लेकिन विद इन द सेल, सेल के अंदर अब साल्ट ज्यादा हो गए हैं, बाहर सेल जो साल्ट जो से हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें जरा, ये एक सेल है, सेल के अंदर साल्ट बहुत ज्यादा है और पानी कम है, वाटर कम होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग इसको ड्रा करते हैं, यहाँ पे साल्ट भी है और यहाँ पे भी साल्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी वाटर भी होगा, मतलब वाटर और साल्ट दोनों पाए जाएंगे, जस्ट इनकी क्या होगा स्टूडेंट, इनकी क्वालिटी जो सी है, क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, कंसंट्रेशन इनकी चेंज होगी। ठीक है, अब देखें, हमने बात की है सेल के अंदर साल्ट ज्यादा है और बाहर साल्ट कम होंगे। ठीक है, यहाँ पे अंदर साल्ट जो से है वो ज्यादा होंगे और बाहर साल्ट जो है वो कम है। क्लियर? अब यहाँ पे साल्ट कम है तो मतलब वाटर ज्यादा होगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है सेल का, वहां पे साल्ट कम है और वाटर ज्यादा होगा। और सेल के अंदर की बात करें तो वहां पे साल्ट ज्यादा है तो वाटर कम होगा। ठीक है, तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट कम होते हैं और वाटर ज्यादा होता है उसको हम लोग हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। क्लियर? तो यही बात यहाँ पे की गई है कि जब हम लोग किसी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सेल को रखते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल कंसंट्रेशन। डाइल्यूटेड जिसके अंदर वाटर ज्यादा होता है, पतला होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ा हुआ है डाइल्यूट किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बाहर जो सा एनवायरनमेंट है वो डाइल्यूटेड होता है एज कम्पेयर टू सेल कंसंट्रेशन। सेल की जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो कंसंट्रेटेड होगा। क्लियर? तो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा और सेल से बाहर जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट वाटर जो सा है एंटर्स इनटू द सेल। फिर बाहर वाटर ज्यादा था, अब क्या होगा, वो सेल के अंदर आना शुरू होगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा और साल्ट यहाँ से बाहर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई थे, यहाँ पे लो होना शुरू हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सेल का अंदर का सोल्यूशन क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पानी आ रहा है तो ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा बहुत कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि वाटर अंदर आ रहा है सो डैट यहाँ पे एंडो ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड ऑस्मोसिस, वाटर के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। पीछे एक्सो ऑस्मोसिस हो रही थी, मतलब वहां पे पानी निकल रहा था बाहर सेल से। ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस था, यहाँ पे सेल के अंदर वाटर आ रहा है सो डैट इट इज एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक रेंज से भी ज्यादा अगर वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाए तो सेल क्या होता है, बिकम टर्जिड, सेल जो सा फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक तो ठीक है, टर्जिड हो गया है, लेकिन उसके बावजूद सेल के अंदर वाटर आता जा रहा है तो क्या होगा, सेल बेसिकली कौन से सेल, एनिमल सेल, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो अगर वाटर ज्यादा इन सेल के अंदर आता जाएगा, ये वाले सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेल फट जाएगा। एक लिमिट होती है ना वाटर को मेंटेन कर सकता है, अगर ज्यादा होगा तो सेल ने फटना ही है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको बताई गई है कि वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रस्ट कर गया है।
किस कंडीशन में? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में अगर हम लोग सेल को रखें और सेल का ओस्मो रेगुलेशन सिस्टम जो हमसे मेंटेन नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो उसको ब्रस्ट भी वो सेल कर सकते हैं। टर्जिड होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं सेल, ठीक है। लाइस्ड मतलब लाइसिस से निकला है, ये टूट जाते हैं, सेल फट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये यहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हमने बताया है कि बाहर जोन से है वाटर ज्यादा होता है, साल्ट कम होता है। जब इस तरह के इन्वायरमेंट में हम लोग सेल को रखते हैं तो अगर सेल का होम्योस्टेसिस काम नहीं कर रहा तो सेल जो है फट भी सकता है। बेसिकली एनिमल सेल की बात की हमने। और चूंकि प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं करता लेकिन वो भी टर्जिड बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक ऑस्मो रेगुलेशन की थर्ड फॉर्म जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर जो इनका इन्वायरमेंट है उसकी आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है। आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, ठीक है। ये जो टर्म ये जो सी है थर्ड, ये बाकियों की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। आइसोटोनिक कि ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें वाटर और साल्ट की कंसेंट्रेशन मेंटेन होती है और सेल के अंदर भी वाटर और साल्ट की कंसेंट्रेशन मेंटेन होती है। दोनों में जितनी यहाँ पे वाटर उतना यहाँ पे होगा, जितना साल्ट यहाँ पे उतना ही सेल के अंदर होगा, ठीक है। तो जब दोनों तरफ साल्ट और वाटर की कंसेंट्रेशन इक्वल है, मेंटेन है, तो फिर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। नो मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई भी वाटर की मूवमेंट नहीं होती। सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एंटरिंग द सेल एज लिविंग, जितना सेल के अंदर पानी आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो जब ना ज्यादा पानी एंटर हो रहा है ना कम पानी एंटर हो रहा है, ठीक है, ना कम पानी है सेल के अंदर ना ज्यादा है, मतलब एक बैलेंस सिचुएशन में है, एक मेंटेनेंस की हालत में है, तो फिर हम लोग कहते हैं उस टाइम सेल जो है अपनी शेप भी चेंज नहीं करता। पीछे क्या हो रहा था, सेल के अंदर पानी ज्यादा आता जा रहा था, वो सेल फूल गया था, तो सेल की नॉर्मल जो शेप थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। उससे पीछे क्या था, सेल के अंदर से पानी निकल रहा था, तो सेल के अंदर पानी कम होता, सेल लूज हो रहा था और श्रिंक कर गया था, नॉर्मल से उसकी शेप चेंज हो गई थी। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट में आते हैं और जाते हैं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो यहाँ पे जो सेल है उनकी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, जैसी है वैसी ही मेंटेन रहती है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि सेल की शेप भी चेंज नहीं होती। यहाँ पे एक बैलेंस्ड कंडीशन होती है, हर चीजें वाटर और साल्ट जो से बैलेंस होते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड इन्वायरमेंट, कि सेल के अंदर और सेल्स का जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहां पे भी चीजें मेंटेन रहती है, कोई भी डिफरेंस वहां पे नहीं होता, ठीक है। तो दैट्स टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। और जब हम लोग आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सेल को रखते हैं तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती, सेल मेंटेन रहता है, नॉर्मल फंक्शनिंग करता रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सेल का होता है रिजेंबल करता है इंटरनल सोल्यूशन ऑफ अ सेल, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर का जो इन्वायरमेंट है सेल का, वो किसके साथ रिजेंबल करता है, सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट के, मतलब उसके अंदर वाले सोल्यूशन के साथ मैच कर रहा था, रिजेंबल करता है, ठीक है। इस तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग आइसोटोनिक का नाम देते हैं। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट को डिस्कस करेंगे और आगे उसके फर्दर जो उनसे टाइप्स हैं उनको देखेंगे। अगर स्टूडेंट किसी बच्चे को कोई इश्यू है इसके अंदर तो कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लें, खुद को अनम्यूट करें और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ लें। स्टूडेंट लेक्चर की समझ आ गई है? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अगर फिर भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन कोई पूछना है तो वो मैसेज कर दें। क्लियर स्टूडेंट? अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है, उसको कोई इशू है इस लेक्चर के अंदर, तो वो हमें मैसेज टाइप कर दें, हम उसको रिस्पॉन्स कर देंगे। नेगेटिव फीडबैक स्टूडेंट, नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि जो चेंज इन्वायरमेंट में या हमारी बॉडी में आ रहा है, मे भी क्या हो सकता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो,
तो हम लोग क्या करते हैं, उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उस चेंज के रिलेटेड, हमारा जो रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब हम उसको रोक रहे हैं, किसी चीज से मना करना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अपने जो चेंज को खत्म करना या उसको रोकना नेगेटिव फीडबैक होता है, कि जो अफेक्टर का रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल चेंज के ऑपोजिट है। मतलब चेंज आता जा रहा है लेकिन हमारे जो अफेक्टर्स हैं उनके बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे, मतलब उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर एक चीज बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी ना, ठीक है, उसको कम करने की या खत्म करने की कोशिश करेगी। तो क्योंकि वो उसके ऑपोजिट काम कर रही है, ये देखिए ऊपर जा रहा था, यहाँ से इसके ऑपोजिट आ रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह की हम लोग कहते हैं ये नेगेटिव फीडबैक।